राजा रामचंद्र के वंशज राजा राजेंद्र सिंह जी से। राजा राजेंद्र सिंह जी के न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। राजा जी, जैसे कि आपके हिसाब से आजकल मुस्लिम समुदाय का एक मुद्दा उठ रहा है, उस विषय में आप अपने को विचार दीजिए। ये मुद्दा क्या है जो सुदर्शन चैनल ने उठाया सर्विस मसले का, तो ये मैं आपने अच्छा ये तर्क दिया और अच्छा सवाल किया। ये मुद्दा बहुत गहरी जड़ों का है। सन 2000 में वाजपेयी की सरकार ने मुस्लिमों की संख्या जानना चाहा था हर विभाग में कि कौन कितना विभाग में मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सर्विस पर है। यहाँ तक कि उन्होंने एक कमेटी, ऑर्डिनरी कमेटी से बैठा करके रिपोर्ट मांगी। ये जेटली और वाजपेयी जी के बीच की बात। क्या होता है, 2001 में प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2002 में वहाँ राइट्स हो जाता है, मुस्लिम गोधरा कांड हो जाता है। तो ये भी चौंकाने वाली बात है कि गोधरा कांड जो हुआ, अयोध्या से वो ट्रेन चली जिसमें साधु संत थे। अयोध्या के बाद लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली, अजमेर, जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई नई ट्रेन चली। लेकिन जहाँ मुसलमानों की संख्या ही नहीं थी, गोधरा पहुँच करके, गुजरात में पहुँच करके और ट्रेन में हिंदू, जिनको हिंदू बनाते हैं, सनातन धर्म के लोगों को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो कहाँ थी वहाँ का प्रशासन, कैसे था, प्लान कहाँ था, LIU कहाँ थी, CID कहाँ था, IB कहाँ थी कि ये प्लान एक तो नहीं हो सकता था इतने लोगों को जलाने के लिए। और आधे जले क्यों नहीं भागे, कैसे डिब्बा बंद था। चलो ये बीत गई बात। 2002 में राइट्स हो गया और प्रधानमंत्री जो मौजूदा है नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री का दायित्व जैसे भी निभाया वो निभाया। 2002 में उसके तत्काल बाद राष्ट्रपति जी को जुलाई में अब्दुल कलाम जी को वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति बना करके। उन्हीं के साथ एक मुस्लिम बहुत पावरफुल ऑफिसर उनके साथ लगा दिया जाता है। ये कहानी 2002 से चल रही है, आज से नहीं चल रही बल्कि 2000 से ही चल रही है। वो ऑफिसर पूरे देश का, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पोस्ट पे वो ऑफिसर था, और पूरी ग्रिप में राष्ट्रपति जी को, अब्दुल कलाम साहब को, माननीय अब्दुल कलाम साहब को पूरी ग्रिप में रखा। वो जितने भी बड़े बड़े इस तरह के प्रेजेंटेशन करने वाले लोग थे, उनसे आना जाना चालू हो गया राष्ट्रपति। और जैसे ही 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, तो एक मुस्लिम समुदाय का जो NGO चलाता था, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सबसे ताकतवर OSD बना करके वहाँ प्लांट कर दिया। वो OSD सैयद महमूद के नाम से था, उसको प्लांट कर दिया। वो पूरे देश में अपने पद का लाभ उठाते हुए सभी विभागों में हस्तक्षेप करके ये चलाता गया। अच्छी अच्छी पोस्टों पर ये
मुस्लिम समुदाय के लोगों को पोस्ट किया। उसका विचारधारा ये था कि कब्जा करना है इस देश में। कब्जा कैसे होगा कि जब तक अच्छे पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं होंगे तब तक भारत में इस्लामीकरण नहीं हो सकता। वो प्लान उसका चलता रहा। इसी गिरोह जो ये नेटवर्क था, इन्होंने सच्चर कमेटी का गठन कर दिया। सच्चर कमेटी में कौन था? एक वही ओएसडी था और एक जो पाकिस्तान बंटवारा से पहले पाकिस्तान के जन्मे हुए, उनका भी नाम मेरे ही नाम से था, वो राजेंद्र सच्चर जी थे। तो जवानी तो वहीं पाकिस्तान में बिताए थे। लगभग मुझको लगता है कि 24-25 साल तो पाकिस्तान में ही रहे। उनके सब हाव भाव पाकिस्तान के ही रहे होंगे। उनको उसका चीफ बना देते हैं। बाकी लोग जितने भी थे उसमें सारे मुस्लिम लोग। उन्होंने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दिया। मनमोहन सिंह जी से भी हमको लगता है कि राजेंद्र सच्चर जी का ताल्लुकात था, या तो ओएसडी के कहने से सारा कर दिया। मुस्लिमों का दलितों से भी ज़्यादा उत्पीड़न, जो दलित तो बहुत गरीब था भारत का, उनसे भी ज़्यादा उत्पीड़न दिखा करके, गरीबी दिखा करके और उनको तरह तरह की योजनाओं के लिए कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस कमेटी का फ़ायदा, जब कमेटी गठित हो गई, रिपोर्ट आ गई, लेकिन हो सकता है कि सोनिया गांधी को पता चला है। उन्होंने अपने टाइम में, जब तक ये सरकार थी तब तक लागू नहीं होने दिया और अचानक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने नहीं लागू किया। जैसे ही 2014 में ये दोबारा से सरकार आ जाती है, इन्होंने सच्चर कमेटी की सारी योजनाओं को लागू कर दिया और 1-1 लाख जो आईएएस के लिए तैयारी करेगा उसको 1 लाख और रहना खाना उस परीक्षार्थी को देते हैं जो इंस्टीट्यूट में कोचिंग करता है उसके लिए। तो इस तरह से ये पूरा बहुत गहरा नेटवर्क है, इनका पूरा गिरोह है। जितने भी, जब आप ये सोचो कि जो राष्ट्रपति भवन में भी बैठा अधिकारी और प्रधानमंत्री का ओएसडी की भावनाओं में ये गुस्सा घर कर गया हो कि इस देश पर कैसे कब्जा किया जाए, इस्लामीकरण कैसे होगा, कैसे काबिज होगा। ये जब इतने बड़े बड़े लोगों के अंदर ये मनसा है तो आम आदमी तो, गरीब आदमी को तो, अनपढ़ आदमी को तो इनको घुसकाने में कुछ देर नहीं लगती। इस पर सरकार को सच्चर कमेटी ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, जितने भी उन्होंने रिपोर्ट दिया उसको निरस्त करके, क्योंकि उसमें सारे लोग मुसलमान ही थे ज़्यादातर, और जो राजेंद्र सच्चर जी थे वो भी पाकिस्तान में अपना 20-25 साल उम्र काटी थी, उनका भी वही मानसिकता रही होगी, इसलिए उन्होंने सभी मुसलमानों के ही फेवर का रिपोर्ट दिया। उसमें ये तहस नहस हो जाएगा भारत की ये संस्कृति का। इन्हीं लोगों के वजह से इस्लामीकरण हो गया फिल्म इंडस्ट्री में, कि जहाँ सनातन धर्म का पतन करना है और इस्लामिक लोगों को महान बताना है, उनकी भी एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत है ये सब। उस पर भी पूरी तरह से सभी, सरकार तो हमको लगता है कि
सच्चर कमेटी की सारी योजनाएं लागू कर देगा तो भारत में लाखों करोड़ रुपया उन्हीं को जा रहा है। हमारे सनातन धर्मियों को क्या मिल रहा है उससे? तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को स्टॉप करना चाहिए और दोबारा से गरीबों के लिए कोई कमेटी बनाओ जिसमें सर्व जाति के लोग हों, सभी समुदाय के लोग हों, और तब हर समुदाय के बारे में उस पर विचार किया और उनका ओएसडी पूरे देश में अपने प्रभाव से लोगों को दबा करके अपने अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पर स्थापित किया और वो एक चेन बना दिया दूसरे लोगों को स्थापित करने के लिए। तो ये भारत की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्रकारी है और उसकी जांच कराओ जकाता फाउंडेशन की। जाकात फाउंडेशन क्या है वो सैयद महमूद का, कौन कौन से देश उसको पैसा दे रहा, कहाँ कहाँ से फंड आ रहा, ये भारत को तहस नहस करने के लिए। वो तो कई बार बोलता है कि जब सत्ता तब आप सत्ता में काबिज होने के बाद ही देश की सत्ता में काबिज हो। उसने तो जो दलित सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनको भी कहा है कि दलितों से हटा करके उसको जहाँ मुस्लिम इलाका है वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दो या सामान्य कर दो। तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम ही चला जाएगा विधानसभा में और पार्लियामेंट में, और फिर जब पार्लियामेंट में यह कब्जा हो जाएगा इनका तो अब बनाते रहो मकान। ये खेती, बेटी, मकान सब पहले भी इन्होंने आक्रांताओं ने लूटा और फिर यही हाल हो जाएगा। इसलिए मैं सनातन धर्म के लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आप कोठी बनाते रहना। जिस तरह दीमक बनाता है ना घर, और बाद में नाग जाता है, एक फुकपार मारता है, सारे दीमक साले मर जाते हैं और नाग रहने लगता। सब लोग कहते हैं नाग का घर है। तो तुम बनाओ बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बनाओ फार्म हाउस, अलग अलग चावल पकाओ। ये सब तुम्हारी बेटी भी लेंगे, तुम्हारी खेती भी लेंगे, तुम्हारी कोठी भी छीन लेंगे। तब आपको समझ आएगा। तब जब हम लोग तो चले जाएंगे स्वर्ग लोक, नर्क लोक, जहाँ भी जाना होगा, यहाँ भगवान भेजेगा हम चले जाएंगे। लेकिन तुम जो नई जनरेशन को बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो दुर्गति होगी तो सोचने से भी परे होगा। पहले के लोग तो तलवारों से सबको संभाल लेते थे, गला भी कटा लेते थे और गला भी काट लेते थे, सबकी रक्षा करते थे। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है ये खाली मोबाइल से व्हाट्सएप चला करके कुछ नहीं बचा पाएंगे अपने को, सब लुटवा देंगे। यहाँ मुस्लिम कंट्री देख लो, जहाँ जहाँ इनकी आबादी थोड़ी बड़ी है कि सभी उन देशों का हाल बुरा हो गया। तो आरएसएस के माथे, आरएसएस के पौरुख से आप सोच रहे हो कि बैंड बज जाएगा, तो दिमाग से निकाल लो, ये सीटी भी नहीं बजा सकते, ये तो बिल में घुस जाएंगे। और क्षत्रियों का दमन आरएसएस कर रही है। क्षत्रियों के लिए हम पूरे समाज के लोगों से कह रहे हैं कि अगर ठीक से जीवन व्यतीत करना है तो क्षत्रियों का सपोर्ट कीजिए। क्षत्रिय ही तुम्हारी नैया पार करेंगे। पहले भी वही नैया पार किया था, अभी भी नैया पार करेंगे। मुस्लिम समुदाय को जो बेनिफिट हो रहा है, जो उनके इतना बेनिफिट मिल रहा है, ऊंचे पदों पे नौकरियां मिल रही है, तो इसका क्या कारण है? किस कारण से इनको ऊंचे पदों पे नौकरी मिल रही है और कौन सी सरकार इनको सपोर्ट कर रही है? इसका सवाल का जवाब मिल सकता है? इसका सवाल आपको पीछे से मैं दिया कि ये एक तरह का ये नेटवर्किंग बनाया गया है। और जो उर्दू से
उर्दू से परीक्षा लेने का प्राविधान किया गया है, ये भी बहुत बड़ा घातक है। जब भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी और अंग्रेजी पहले से लिया जाता था, तो क्यों नहीं हिंदी और अंग्रेजी से लिया जाना चाहिए? उर्दू से क्यों लेना शुरू कर दिया? अभी मुसलमानों का पाकिस्तान में हाल या जहाँ धारा 370 कश्मीर में देखा है हाल कि क्या बुरा हाल था। 370 होने के बावजूद भी उन्होंने क्या लाभ उठा लिया? ये जितना भी धन है ये सब इस्लामीकरण के योजनाओं में ये लगा रहे हैं। मुस्लिम धर्मों को कौन कौन सी योजनाओं का बेनिफिट हो रहा है? सबसे बड़ा तो इन्होंने इंस्टीट्यूट में जो 1 लाख रुपया देना शुरू कर दिया, उसको रहने का किराया देना शुरू कर दिया। क्यों देना शुरू कर दिया? दूसरा, आपने कन्यादान चालू कर दिया। कोई भी मुस्लिम लड़की शादी करेगी तो 51,000 का कन्यादान मिलता है उसको। ये तो कन्यादान ही नहीं करते, तो आप कन्यादान कैसे कर रहे हैं? दे रही सरकार। ये तो कन्यादान करते नहीं। कन्यादान तो सनातन धर्म में है कि अपने यहाँ से दूसरे लोगों के यहाँ लड़की को भेज देते हैं, कन्यादान कर देते हैं। ये तो अपने घर में ही शादी कर लेते हैं, ये कन्यादान कहाँ करते हैं? तो इनको कन्यादान नाम कैसे रखा गया? ये इस तरह के बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो कितना लाभ उठा रहे हैं इस पर। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।